नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजवेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रायपुर के सिविल लाइन स्थित सर्किट हाउस में सीएम विष्णुदेव साय ने केंद्र के सरकार की 11 साल के कार्यकाल पर टीसी की। उन्होंने इस दौरान 11 साल में देश में हुए कार्यों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। संकल्प से सिद्धि तक और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के शानदार 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित आज के प्रेस वार्ता में यहां पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया एवं प्रिंट मीडिया के सभी बंधुओं का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे जो इस संकल्प से सिद्धि के संयोजक हैं प्रदेश के श्री रजनीश सिंह जी, श्री संजय श्रीवास्तव जी, अमित चिमनानी जी, अनुराग अग्रवाल जी, दीपक जी, विधायक सुनील सोनी जी, पुरेंद्र मिश्रा जी, विधायक मोतीलाल साहू जी, इनका भी इस अवसर पर स्वागत है, अभिनंदन है। और मुझे आज इस अवसर पर आप लोगों के बीच इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हूं, इस पर बड़ा गौरव भी हो रहा है। कह कि माननीय प्रधानमंत्री जी के जो शानदार 11 वर्ष पूरे हुए हैं, उनके शासनकाल के, उसको लेकर हम लोग यहां पर बैठे हैं। और आप सबको मालूम है कि छत्तीसगढ़ से माननीय प्रधानमंत्री जी का गहरा लगाव है। जब छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बना था, मध्य प्रदेश में थे, उस समय वो संगठन के प्रभारी थे, और छत्तीसगढ़ राज्य बना तो संगठन प्रभारी के नाते बहुत बार उनका छत्तीसगढ़ आना भी हुआ। और हम ये कह सकते हैं कि संगठनकर्ता के रूप में उन्होंने छत्तीसगढ़ का चप्पा चप्पा छान मारा होगा, एक एक जिले में उनका प्रवास होगा। और आज भी प्रधानमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ के ऊपर में उनका आशीर्वाद बराबर बना रहता है। आप सबको मालूम है कि मोदी जी का ये 11 साल का कार्यकाल बहुत ही ऐतिहासिक रहा है और भारत चौतरफा सक्षम और सबलता के साथ उभरा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो हमारा ये देश जापान को पछाड़ते हुए चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है और जर्मनी को भी पीछे छोड़ते हुए तीसरे आर्थिक ताकत के रूप में पहुंचने के करीब में है। ये हम सब लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। 11 वर्षों में पूरा देश को मालूम है कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 का मामला हो या सीएए का मामला हो, चाहे मुस्लिम महिला के सशक्तिकरण के लिए ट्रिपल तलाक बिल पास करने की बात हो, ये सबको बड़े ताकत के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने पास कराया है। उधर केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के सकारात्मक पहलुओं की जानकारी जनता के सामने रख रही है। इसी कड़ी में बिलासपुर में छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और सभी विधायक उपस्थित रहे।
अंदर भी घुसकर आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का काम किया, आतंकियों को नेस्तनाबूद करने का काम किया। और ये मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत के व्यापार और समुद्री बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती है। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल ऐतिहासिक भारत ने तरक्की की है। आज अभी अभी चिनाब ब्रिज का उद्घाटन हुआ है। ये विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज में 3600 किलोमीटर हाई स्पीड कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। मोदी सरकार पुनर्निर्मित किए जा रहे हैं। मोदी सरकार का संकल्प हवाई सेवा को देश के आम लोगों के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। आयातक देश से हम निर्यातक बनने की दिशा में आगे बढ़े हैं। एक आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत के निर्माण की आधार केंद्र 11 वर्षों में रखी है। नरेंद्र मोदी जी का निर्णायक और संकल्प से सिद्धि, एक एक वो संकल्प पूरा होता चला गया है। चाहे वो सबका साथ सबका विकास का नारा हो, चाहे विरासत भी विकास भी का नारा हो, एक एक नारे अक्षरशः, और ये नारे नहीं थे, ये नरेंद्र मोदी जी के संकल्प थे जो 11 सालों में पूरा हुआ है। 49% लेन देन भारत में होते हैं। देश का वस्तु और सेवा निर्यात 825 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। ये देश की आर्थिक मजबूती का एक बड़ा पैमाना है। आज देश में यूपी लहराकर अपना बचाव करते हुए हम सब ने देखा है। एक समय था जब देश में 96 जिले नक्सलवाद से प्रभावित थे, पर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक नीति, सुरक्षा बलों की सशक्त कार्यवाही और विकास की डबल रणनीति के कारण अब नक्सल प्रभावित जिले घटकर गिनती के रह गए हैं। उधर कई सालों से गाड़ी जो है विभिन्न थानों में रखी हुई है और जिनकी स्थिति देखरेख है और अभाव में बदहाल हो चली है। बताया जाता है कि अलग अलग प्रकरण में ये गाड़ियां पकड़ी गई हैं। पहले गाड़ियों की नीलामी कोर्ट के माध्यम से हो जाती थी, लेकिन अब नियम बदल गए हैं। अब शासन के आदेश के बाद में गाड़ियों की नीलामी हो जाती है, लेकिन बताया गया है कि 10 सालों से किसी भी गाड़ी की नीलामी नहीं हो सकी है। इसी कारण थानों में रखी गाड़ियां खराब हो जाती हैं। यहां तक कि गाड़ियों के पार्ट्स भी चोरी हो गए हैं। ऐसी गाड़ियों की नीलामी राज्य शासन द्वारा की जाती है, लेकिन इसको आपको बता दें कि इसको लेकर पुलिस विभाग के द्वारा गंभीरता दिखाते हुए शासन को पत्र भेजा गया। जो गाड़ी 10 साल से विभिन्न थानों में खड़ी हैं, उन्हें नीलामी की जाए। शासन की तरफ से आदेश आने पर सभी गाड़ियों की नीलामी की जाएगी। सर बताएंगे कि जिले के थानों में गाड़ी की भरमार है जो अपराध होती है, इसमें कितने गाड़ियों का रासात किया जा रहा है और इन गाड़ियों की क्या प्रक्रिया होती है? थाने में जो अपराध में लगातार गाड़ियां जब्त होते रहती हैं, एक रूटीन की प्रक्रिया है और इनके साथ साथ इनके निकाल की और रासात की कार्यवाही भी साथ साथ चलते रहती है। रासात करने से जो तस्कर होते हैं, चाहे वो शराब तस्कर हो, गांजा तस्कर हो या पशु तस्कर हो, इनके गाड़ियां रासात होने से इनको हतोत्साहन मिलता है। साथ ही रासात की कार्यवाही, नीलामी की कार्यवाही होने से थानों में भी जगह पर्याप्त मात्रा में मिलती है। अभी लगभग जिले में 111 आबकारी के प्रकरण के तहत, एनडीपीएस के तहत 5 और पशु तस्करी के तहत 10, कुल 126 गाड़ियां का चिन्हांकन किया गया है, जिनके रासात की प्रक्रिया जो है चालू कर दी गई है। शीघ्र ही इनकी रासात और नीलामी की कार्यवाही कंप्लीट कर ली जाएगी। इससे एक पशु तस्करों को एक संदेश जाएगा कि ऐसी गलत गतिविधियों में संलिप्त न हो। साथ ही थाने में भी इसमें एक जो स्थान की समस्या है उससे भी निजात मिलेगी और ये जो प्रक्रिया है शीघ्र पूरी कर ली जाएगी।
उधर बीजापुर में युक्तियुक्तकरण के विरोध में सर्व आदिवासी समाज ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष जग्गू तेलम ने कहा कि यहां पर युक्तियुक्तकरण के तहत जो है सरकार शिक्षकों और छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रही है। विषयवार शिक्षक और जो है संख्या दर्ज के अनुसार शिक्षकों को नियुक्त करना होगा, तभी छात्र छात्राओं को मजबूत शिक्षा मिल पाएगी। उन्होंने सरकार पर छात्रों का भविष्य बिगाड़ने का आरोप लगाया, जिसे पूरा नहीं होने दिया जाएगा। 8 सूत्री मांगों को लेकर आज ज्ञापन सौंपा गया है सर्व आदिवासी समाज की ओर से। इसमें शिक्षा को लेकर है मैक्सिमम जो विषय है, युक्तियुक्तकरण और उसके बाद जो पोटा केबिन स्कूल वगैरह है, लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई है और भर्ती को लेकर विषय के संबंध में घोषित किया जाएगा कलेक्टर महोदय के माध्यम से। तो आज हम लोग ये बीजापुर जिले में सर्व आदिवासी समाज बीजापुर के द्वारा बस्तर संभागी के नेतृत्व में बस्तर संभागी के निर्देश अनुसार जब ये स्कूल व्यवस्था जो थोड़ी से फिक्स ढंग से नहीं है, यहाँ युक्तियुक्तकरण की मामला है और यहाँ पे स्थानीय भर्ती की मामला है। जब स्थानीय भर्ती की जो प्रक्रिया है, ये हमारे स्थानीय लोगों को जिले में जितने भी पढ़े लिखे बेरोजगार हैं उन्हें कम से कम अवसर मिलना चाहिए। स्थानीय भर्ती कराने का एक कम से कम प्रदेश या संभाग में लागू होना चाहिए। पहले जो स्थानीय भर्ती चलता था, इस प्रकार सेटअप होता था, उस प्रकार जो रोस्टर बनता था, उसी कम से कम इसका लागू होना चाहिए। इसका भी हम आज मांग किए। और युक्तियुक्तकरण में जो है, जहाँ शिक्षा की प्राथमिक शाला माध्यमिक शाला में इसमें एक शिक्षक की जो उसमें 1+ बोल रहे हैं, ये जो बहुत कमी है कि बस्तर में सुदूर अंचल की शालाएं हैं, स्कूल है, वहाँ बच्चों को वहाँ के भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से, उधर के जो वातावरण के हिसाब से कम 3 शिक्षक एक प्राथमिक शाला में होना चाहिए कि, और माध्यमिक शाला में लगभग 4 से 5 शिक्षक उसमें भी होना चाहिए, ताकि हमारे क्षेत्र के बच्चे, इस क्षेत्र के जो सुदूर अंचल के पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को अच्छा से उच्च शिक्षा मिले। ये हमारी मांग है। और ये जो युक्तियुक्तकरण का जो सेटअप है, ये 2008 की जो रोस्टर है उसे लागू होना चाहिए। इसको नजरअंदाज करके इसको जो है नया रोस्टर चालू किए हैं। ये हमारे शिक्षा के क्षेत्र में, हमारे बीजापुर जिले के क्षेत्र में, या फिर शिक्षा व्यवस्था में बहुत थोड़ी से गड़बड़ या फिर बहुत घातक साबित होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये बस्तर संभाग सभी जगह जो है ये चल रहा है। और हमारे शिक्षक दूत संघ, अनुदेशक संघ, सभी लोग हमारे साथ में हैं। हमारे इसमें जितने भी अभी हमारे शिक्षा दूत भाई जो पढ़े लिखे बेरोजगार है, जहां सुदूर अंचलों में अभी स्कूल चला रहे हैं, वहां जहां स्कूल भवन नहीं है और भवन की निर्माण होना चाहिए। वहां गुरुजी भी उनके साथ साथ, जो भी शिक्षा दूत वहां पढ़ा रहे हैं उनके साथ साथ गुरुजी भी होना चाहिए। जो शिक्षा दूत वहां उन लोग अध्ययन कार्य करा रहे हैं, उनको वहीं यथावत जो रहना चाहिए, उनके इधर उधर नहीं करना चाहिए। और जहां स्कूल व्यवस्था नहीं है, जो भी व्यवस्था स्कूली शिक्षा में नहीं है, भवन नहीं है, बाउंड्री वॉल नहीं है, या पानी की व्यवस्था नहीं है, जो शौचालय की व्यवस्था जो भी नहीं है, वो भी सरकार को वहां उपलब्ध कराना चाहिए। इस पर हम सरकार से ये अपील करते हैं, जो पहले जो शिक्षक थे, जो पूरे व्यवस्था था, उस व्यवस्था को पुनः लागू करे, ताकि हमारे बच्चे जो है अच्छा से अच्छा शिक्षा प्राप्त करे, कि अच्छा गुणवत्ता के साथ पढ़े और अच्छा से अच्छा जो आगे बढ़े, ताकि इस बीजापुर जिले के हमारे आदिवासी बच्चे या हर क्षेत्र, हम हर वर्ग के बच्चे कम से कम बीजापुर जिला का रोशन करे। ये हम आशा करते हैं सरकार से, और अपील भी करते हैं। अगर ऐसा स्थिति नहीं होता है, आने वाला समय में सभी पूरे बेरोजगार संघ और सभी हमारे सर्वादिवासी समाज पूरे लोग मूल निवासी होके एक बार सरकार को फिर से हम अवगत कराएंगे। अगर नहीं होता है तो फिर रैली हुआ धरना भी हम, अगर संभाग या प्रदेश हमको जो निर्देश देगा, रैली भी करना पड़ेगा तो रैली भी करेंगे, या फिर धरना करना पड़ेगा तो फिर से धरना बैठेंगे।
संभागीय निर्देशानुसार आज सर्व आदिवासी समाज के द्वारा बस्तर संभाग के 7 जिलों में यह धरना कार्यक्रम किया जा रहा है और यह पूरे संभाग की शैक्षणिक व्यवस्थाओं को लेकर के यह धरना कार्यक्रम था। इस धरना कार्यक्रम में हम लोगों ने 8 बिंदुओं का चयन किया था और हमारे समाज के जितने विद्वान बुद्धिजीवी थे और सभी लोगों ने इस पर हम लोगों ने 8 बिंदुओं पर यह धरना कार्यक्रम किया था। बीजापुर जिले के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर युक्तिकरण से उतना ज्यादा प्रभाव नहीं है। फिर भी हमारे यहाँ से जैसी जानकारियां मिली है, हालांकि आधिकारिक जानकारी नहीं है, करीब 10 स्कूल इससे प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन इन सब के साथ में हमारी भी ये मांगे हैं कि युक्तिकरण से हमारे जहाँ पर शिक्षकों की कमी है उन शालाओं में शिक्षकों की पूर्ति हो। इसके अलावा शिक्षा दूतों के माध्यम से संचालित विद्यालयों में शिक्षकों की आपूर्ति हो। हम नहीं चाहते कि हमारे यहाँ के बंद पड़े स्कूल जो जिनको फिर से शुरुआत किया गया है वह युक्तिकरण के चक्कर में वो बंद ना हो जाए। इन सारी चीजों की हमारी मांग है। कोटा केबिन में शैक्षणिक व्यवस्था सिस्टम जो है वो लागू किया जाए, वहाँ पे विषयवार शिक्षकों की पदस्थापना किया जाए। 500 बच्चों को आवासीय विद्यालय के नाम पर रखा जाता है, लेकिन वहाँ पर शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो न के बराबर है, जो कि बहुत बेहद ही चिंताजनक है। मांगों में पदोन्नति में आरक्षण और स्थानीय भर्ती भी शामिल है। हमारे यहाँ से हमारे स्कूल और कॉलेजों से लगातार और छात्र निकल रहे हैं, लेकिन पदोन्नति में आरक्षण और स्थानीय भर्ती नहीं होने के कारण उनको बेरोजगार घूम रहे हैं। जब तक स्थानीय भर्तियों में नौकरियों में स्थानीय भर्तियों को प्राथमिकता नहीं मिलेगी तो वो कहाँ जाएंगे। इसलिए भी समाज का ये मानना है, हमारा माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से यह निवेदन है कि स्थानीय भर्ती को प्राथमिकता देवें ताकि स्थानीय बेरोजगारों को अवसर मिले। इसके अलावा पदोन्नति में आरक्षण लंबित है, उसको भी शीघ्र पूरा करें। इसके अलावा बीएड के लिए हमारे यहाँ 7 जिलों में एक महाविद्यालय उसका होना चाहिए ताकि हमारे बच्चे आगे की पढ़ाई जारी रख सकें। सर्ववादी समाज के तहत यहाँ 1 दिवसीय धरना जो रैली धरना है प्रदर्शन किया गया है ना। जो हम लोग को पुनः संचालित स्कूल में हम लोग कार्यरत है शिक्षा दूत। देखिए अब युक्तिकरण के तहत हम लोगों को एक प्रभावित ना किया जाए। देखिए हम लोग कितना मेहनत किए स्कूल खोलने में, हमारे कई साथियों का जान भी गया है इसमें। आप सब ऐसा कौन नहीं जानता इस प्रदेश में रहने वाले शिक्षा दूतों को कितने लोगों को मारा गया है, हत्या किया गया नक्सलियों के द्वारा, वो भी मुखबिरी के शक में, है ना। ये सब देखते हुए शिक्षा दूतों को स्कूल से नहीं हटाया जाए और साथ में जो शिक्षा दूत को हत्या किया गया उनके परिवार को शासन के द्वारा एक नीति नियम बनाया जाए कि उनके परिवार को 50-50 लाख रुपया दिया जाए। आज तक उनके परिवार को अनुकंपा। बेटी बचाओ मंच की तरफ से जो है कमला मोटर्स गंजपारा में आयोजित एक प्रेरणादायक कार्यक्रम में 9 जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीनें वितरित की गई हैं, जिसमें वे स्वरोजगार के माध्यम से जो है आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ सकें। ये कार्य बेटी बचाओ मंच के संरक्षक और वरिष्ठ समाजसेवी कैलाश जैन बरमेचा की प्रेरणा से जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के सहयोग से संपन्न हुआ है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जरीना जमाल उपस्थित रहीं, जिन्होंने महिलाओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि आज की नारी अगर संसाधन पाए गए तो वे अपने जीवन के साथ साथ समाज को भी संवार सकती हैं। मंच की ये पहल थी सराहनीय है। कार्यक्रम में शामिल सभी ने मंच की इस पहल की सराहना की और इसी महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रभावी प्रयास बताया है। ये जो बरमेचा सर की तरफ से जो सौजन्य से जो बेटी बचाओ अभियान का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, ये जो पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं हैं जो टैलेंट होने के बाद भी रोजगार नहीं कर पा रहे। कार्यक्रम आप लोगों ने किया है, ये हमारा द्वितीय प्रोग्राम है। पहले भी हमने कर चुका है। 5 लोगों को सिलाई मशीन दिया था, 4 लोगों को सिलाई मशीन, 1 को व्हील चेयर दिया था। ऐसा नहीं कि
बहुत अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि इससे हमको बहुत हेल्प मिलेगा। मैं बहुत संघर्ष में जीवन से जी रही हूँ। मेरे भाई बहन छोटे हैं, उनके लिए मतलब बहुत सहायता हो जाएगा इस मशीन के थ्रू। और एनजीओ को मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। कितने मेंबर हैं? 5 मेंबर है हम लोग। मैं सिलाई करती हूँ, मेरा बीकॉम फाइनल हो चुका है और मेरी बहन है छोटी मेरे से, वो एमएससी कर रही है। और परिवार में रोजगार में कितनी सहायता मिलेगी? बहुत सहायता मिलेगी। मैं सिलाई का काम करती हूँ तो मैं अपने लिए खुद रोजगार वो कर सकती हूँ, अपने इनकम का साधन बहुत हो जाएगा मेरे को। मेरा नाम किरण देवांगन है और मेरे पापा पैरालाइज्ड है। सुभाष नगर। ये हमारा द्वितीय प्रोग्राम है। पहले भी हमने कर चुका है। 5 लोगों को सिलाई मशीन दिया था, हमें 4 लोगों को सिलाई मशीन और 1 को व्हील चेयर दिया था। ऐसा नहीं कि महिलाओं के लिए है, महिलाओं दूसरे जरूरतमंद को दिया जाएगा, लेकिन बेटी बचाओ मंच नाम है तो ये महिलाओं और बेटियों की तरफ रुझान थोड़ा सा निश्चित रूप से ज्यादा हो जाता है। और मैंने भी मन में संकल्प लिया था कि मुझे करना है, तो मैंने किया है और बैंक के सहयोग से भी मुझे ये प्राप्त हुआ, धनराशि प्राप्त हुई। तो वो दोनों के संयुक्त तत्वाधान में बेटी बचाओ मंच के बैनर तले हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। एक सामाजिक सरोकार पहल है, समाज के लिए क्या मैसेज? समाज के लिए है कि सभी समाज सेवियों को जो फिजूल खर्चे हैं, ये जो बर्मीचा सर की तरफ से जो सौजन्य से जो बेटी बचाओ अभियान का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, ये जो पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं हैं, जो टैलेंट होने के बाद भी रोजगार नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए बहुत ही अच्छा पॉजिटिव स्टेप है कि उनको अब रोजगार का माध्यम मिल चुका है। अब वो सिलाई कढ़ाई जो उनका टैलेंट है उसको यूज करके अपने अपने घर वालों के लिए, अपने पति के साथ साथ खुद भी अर्निंग कर पाएंगी, रोजगार कर पाएंगी। और हमारा जो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसमें हर कदम पर श्री कैलाश चंद बर्मेचा जी का पूर्ण रूप से सहायता कर रहा है और आगे भी करते। रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष पद के लिए पदभार ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। बता दें कि जिसमें जो है सीएम विष्णुदेव साय ने शिरकत की। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक के नवनियुक्त प्राधिकृत अधिकारी श्री केदारनाथ गुप्ता के पदभार ग्रहण समारोह एवं आज के सहकारिता सम्मेलन में मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने अपने 15 साल के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास किया, भूख को भगाकर चाउर वाले बाबा के नाम से विख्यात हुए, विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी मंच में विराजमान, रायपुर जिला के प्रभारी मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप जी, मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, मंत्री श्री दयालदास बघेल जी, मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, मंच में विराजमान राजीव लोचन महाराज जी, हमारे विधायकगण श्री सुनील सोनी जी, श्री राजेश मुढ़त जी, श्री मोतीलाल साहू जी, श्री अनुज शर्मा जी, गुरु खुशवंत साहिब जी, ईश्वर साहू जी, पुरंदर मिश्रा जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री गौरी शंकर अग्रवाल जी, डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी, श्री संजय श्रीवास्तव जी, मंच में विराजमान निगम मंडल के सभी अध्यक्षगण, सभी महानुभावगण, अपेक्स बैंक के
श्री सुब्रत साहू जी एसीएस, अपेक्स बैंक के एमडी KN कांडे, अपेक्स बैंक के सभी अधिकारीगण और 2058 सेवा सहकारी समिति से आए सभी बंधुगण और इस गरिमामय समारोह में उपस्थित पूरे प्रदेश से आए बंधुगण, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों और मीडिया के मित्रों, सबसे पहले नवनियुक्त प्राधिकृत अधिकारी श्री केदारनाथ गुप्ता को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज नए दायित्व के लिए श्री केदारनाथ गुप्ता एक अनुभवी व्यक्ति हैं। पहले व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम कर चुके हैं। वर्तमान में प्रखर वक्ता तो है ही, प्रवक्ता भी हैं। उनका डिबेट आप लोग टीवी में देखते सुनते होंगे। पर्यटन मंडल के उपाध्यक्ष के रूप में भी काम किए हैं, तो एक लंबा अनुभव इनका विभिन्न पदों में काम करने का है। मुझे पूरा विश्वास है। एक तो सहकारिता मंत्री भी केदार कश्यप जी हैं, दोनों एक राशि के हैं, एक नाम के हैं, दोनों सहनाऊ भी हैं। मुझे पूरा विश्वास है दोनों मिलकर हमारे प्रदेश में सहकारिता को और मजबूत करेंगे और सहकारिता को। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग खिला